आपने अपनी बचपन में बहुत सारी ही किताबें पढ़ा होगा और बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कि किस तरह से जो सोसाइटी होती है उसके फॉल के बाद और उसके पूरे सोसाइटली और इकोनॉमिकल फॉल के बाद एक मसीहा का जन्म होता है जो उस पूरे सोसाइटी को, उस पूरे समाज को उसकी मिजरी और उसकी सफरिंग से निकालता है। इसी तरीके के एक मसीहा की हम आज बात करेंगे जिसको कैंपेन के थ्रू इस तरह का दिखाया गया कि वो एक मसीहा है बिहार के लिए और बिहार के मिजरी को पूरी तरीके से सॉल्व करके रख देगा। उनकी बातों में एक पॉलिटिकल एसेंस दिखता है, एक लॉजिकल एसेंस दिखता है। उनकी बातों से लगता भी है कि वो एक पॉलिसी बेस्ड गवर्नमेंट भी बना सकते थे जिससे बिहार के बहुत सारे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता था अगर वो ऑनेस्टली काम करते तो। पर प्रशांत किशोर जिनको एक मसीहा के तौर पे दिखाया गया बिहार के लिए, उनके कैंपेनिंग ने उनको पूरी तरीके से बिहार के सारे प्रॉब्लम्स का वन मैन सॉल्यूशन जो बताया, उसका पूरा भांडा फूट गया उस दिन जब रिजल्ट आया और पता चला कि प्रशांत किशोर ने एक भी सीट, लिटरली एक भी सीट जो है बिहार के अंदर नहीं जीता। ये एक्सपेक्टेड तो था कि प्रशांत किशोर जेडीयू या एनडीए कोएलिशन से ज्यादा सीट्स नहीं लाने वाले हैं या फिर 10 सीटें भी प्रशांत किशोर की नहीं आने वाली हैं, लेकिन ये चीज बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड हुई कि प्रशांत किशोर की जो सीटें रहीं वो जीरो थी, लिटरली जीरो, और वोट शेयर में भी उनका कहीं नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। इस पूरे प्रशांत किशोर वाले मुद्दे से हमें एक चीज फिर से वापस कंफर्म हो गई कि पॉलिटिक्स जो होती है वो अपने खुद के लॉजिक्स ही फॉलो करती है, वो मोरालिटी, इथिक्स और गुडविल के ऊपर नहीं चलती है। उसे चलाने का एक अलग ही लॉजिक है और उस लॉजिक को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस पूरे मुद्दे को अगर आपको समझना है कि क्यों प्रशांत किशोर जो थे वो बिहार के अंदर हार गए, इवन दो उनकी कैंपेनिंग इतनी स्ट्रांग थी, इस चीज को समझने के लिए आपको साइकोलॉजिकल लेंस से भी इस पूरे समाज को देखना होगा और पॉलिटिकल लेंस को भी इस पूरे बिहार के समाज को देखना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार के अंदर हार क्यों गए, जबकि इसी तरह की जो पार्टियां थी और इसी तरह के मुद्दों के साथ जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शंस के अंदर जीत गए थे और इसी तरह के मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी एक समय पे दिल्ली के अंदर उसने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था। इस पूरे मुद्दे की अगर आपको साइकोलॉजी को समझना है, इस पूरे बिहार की साइकोलॉजी को समझना है, तो आपको एक राइटर और एक फिलोसोफर को समझना पड़ेगा जिसका नाम था मैकियावेली, जो एक इटालियन प्रिंस था। उसने अपनी किताब प्रिंस के अंदर स्टेट क्राफ्ट की थियरी को दिया और उसने बताया कि किस तरह से जो इंसान होता है, जो एक कॉमन मैन होता है, उसका इनर सेल्फ ग्रीड और फियर से चलता है। और ये जो ग्रीड होती है और ये फियर होता है, ये जो एक तरह के परमानेंट इमोशंस होते हैं जो इंसान को चलाते हैं, लव जैसे, गुडविल जैसे मॉरल जो इमोशंस होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से बदले जा सकते हैं, पर फियर और ग्रीड जैसे जो इमोशंस होते हैं वो बड़े ही स्ट्रांग और परमानेंट किस्म के इमोशंस होते हैं जो इतना जल्दी बदले नहीं जा सकते हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर ये फियर और ग्रीड बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और इसी ग्रीड के वजह से होता ये है कि जो इंसान होता है, जो कॉमन इंसान होता है बिहार के अंदर, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। उसे नहीं चाहिए कि कोई एक नेता आकर उसे समझाए कि किस तरह की पॉलिसीज आएंगी जो उसे और उसके नॉर्मल लाइफ को बदल के रख देंगी, क्योंकि उसने ऐसे नेताओं को देख लिया है जो पहले भी उसके लिए मसीहा बनकर आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस आम आदमी का शोषण ही किया। पहले पुराने इन्होंने लालू को भी देख लिया है और पुराने नेता नीतीश को भी देख लिया है। इसी वजह से उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी ग्रीड को पूरा करना है। इसी वजह से उनको नीतीश कुमार की 10,000 वाली स्कीम अच्छी लगती है और वो उसके लिए वोट करते हैं एज कंपेयर टू प्रशांत किशोर के लिए वोट करना। और दूसरा कारण है फियर। फियर के वजह से भी बिहार का इंसान जो है वो प्रशांत किशोर को वोट नहीं करता है, क्योंकि फियर फैक्टर भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप जेडीयू को देखें तो उनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग फियर फैक्टर है, वो लोगों को डराते रहते हैं। अगर उन्होंने जेडीयू और एनडीए को वोट नहीं किया या जेडीयू और एनडीए को नहीं जिताया तो बिहार के अंदर जंगल राज वापस आ जाएगा। और जो इनके ऑपोजिशन के अंदर पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी, राजद, उनका एक स्ट्रांग फियर फैक्टर है कि वो लोगों को हमेशा डराते रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि जो आम आदमी है उन्हें रजत को वोट करना चाहिए ताकि इकोनॉमिकली और सोशली फॉरवर्ड लोग हैं बिहार के अंदर, वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड लोगों का ऑपरेशन ना कर सकें। इसी वजह से जो है प्रशांत किशोर
बिहार के अंदर सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा ही नाकामयाब रहे और उनको एक सीट तक नहीं आई, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास कोई भी इमोशनली ऐसा फैक्टर नहीं है जो लोगों के ग्रीड को सेटिस्फाई कर सके या फिर लोगों के को फियर के अंदर रख सके। इसी वजह से प्रशांत किशोर हारते हैं और यही फियर फैक्टर और ग्रीड ही कारण है कि बिहार के अंदर अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल्स हमेशा जीतते रहते हैं, क्योंकि लोग उससे डरते हैं। यही ग्रीड और फियर फैक्टर है कि जिसके वजह से बिहार के अंदर रेपिस्ट, क्रिमिनल्स और मैथिली ठाकुर जैसी पपेट भी जीत जाती हैं, क्योंकि इंसान का और आम लोगों का इनर सेल्फ ही ग्रीड और फियर से बना हुआ है। और इसी के ऊपर ओशो की एक लाइन भी मुझे याद आती है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बट द पीपल आर रिटार्डेड। लोग ही मूर्ख हैं। लोगों को समझाना ही बहुत इम्पॉसिबल काम है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। और बिहार जैसे सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बैकवर्ड स्टेट के अंदर आप इन सारे मुद्दों पे नहीं जीत सकते, इन गुडविल, मोरल और वर्च्यू के आइडियाज पे नहीं जीत सकते। आपको ये फियर और ग्रीड वाली टॉपिक्स को लाना ही पड़ेगा, सो दैट कि आप एक स्ट्रॉन्ग कोर वोटर बना सकें। अगर आपको पॉलिटिकल लेंस से इस पूरे मुद्दे को देखना है कि क्यों प्रशांत किशोर की पार्टी जो थी वो ग्राउंड लेवल के ऊपर एक फेलियर साबित हुई, जबकि वो कैंपेनिंग्स और सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ी पार्टी दिखती थी और लोगों को लगता था कि एटलीस्ट एंड एटलीस्ट प्रशांत किशोर को 1 से 10 के बीच तो सीट लाना ही चाहिए, पर प्रशांत किशोर बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गए एक भी सीट लाने के लिए। इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि जन स्वराज जो है वो एक बहुत ही न्यू फॉर्मेशन है। बहुत सारी न्यू फॉर्मेशन जो थी लाइक बीजेपी अपने पहली चुनाव के अंदर 1 ही 2 सीट ला पाई थी, वो भी एक बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई थी। और प्रशांत किशोर की भी जो फॉर्मेशन है ये जन स्वराज, वो भी बहुत ही न्यू है। इसी वजह से ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रशांत किशोर की पार्टी का पकड़ बहुत ही मजबूत नहीं है। और प्रशांत किशोर की ये जो पार्टी है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी जो हैं उनकी भी पकड़ पॉलिटिकली बहुत ही मजबूत नहीं रही है। प्रशांत किशोर ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भी दिए थे, अनाउंस किया, वो बहुत ही लेट किया, जिसकी वजह से उनके रिप्रेजेंटेटिव की भी अपने सर्टेन सीट थी उसके ऊपर बहुत अच्छी पकड़ नहीं रही है। और पूरा ये जो पॉलिटिकल कैंपेन था प्रशांत किशोर और जन स्वराज का, जिसके अंदर प्रशांत किशोर ने पदयात्रा किया पूरे बिहार का, इसके अंदर प्रशांत किशोर के एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखे। लोगों का मानना अभी तक यही है कि जन स्वराज इज इक्वल टू प्रशांत किशोर, और इसी वजह से प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल पार्टी जन स्वराज फेलियर साबित हुई है। अगर प्रशांत किशोर ने पहले से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया होता और उतना ही पॉलिटिकल पकड़ प्रशांत किशोर की ग्राउंड लेवल पे होती जितनी पकड़ उनकी मीडिया और कैंपेनिंग में थी, तो प्रशांत किशोर जरूर से जरूर 1 से 10 के बीच में कहीं ना कहीं सीट ले आ चुके होते। पर बिहार की जनता और बिहार के समाज से मुझे एक ही चीज कहना है कि आप लोग ये मत समझिए कि प्रशांत किशोर जैसे जो नेता हैं, जो एज अ मसीहा बन के एक समाज के लिए आते हैं, वही लोग समाज को बदलने की काबिलियत रखते हैं। समाज को अगर बदलना है तो समाज को कोई नेता नहीं बदलेगा या कोई इंसान आकर नहीं बदलेगा। समाज को अगर बदलना है तो उसकी समाज की पॉलिसीज ही उसे चेंज कर सकती हैं, और समाज में पॉलिसी बनवाने का काम आम जनता का भी हो सकता है अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर और पॉलिटिकल रियोट्रिक के अंदर। क्योंकि बिहार के अंदर पूरे पॉलिटिकल डिबेट को इंक्रीज करने का काम प्रशांत किशोर ने कर दिया है, पर इसे आगे ले जाने का काम आम इंसान और आम जनता का ही होगा।